बीएसएनएल कभी भारत का प्रमुख टेलीकॉम था। हाँ, शहंशाह बोल सकते हैं उसको। आज किन कारणों से संघर्ष कर रहा है और इसका वर्तमान स्थिति क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या बीएसएनएल पूरे भारत में है? बीएसएनएल मोबाइल के पूरे भारत में मौजूदगी है और इसकी मौजूदगी भारत के सभी 22 टेलीकॉम सर्किलों में है। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क ऑपरेटर है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या बीएसएनएल 5G लॉन्च करने की योजना बना रहा है? टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को नवंबर-दिसंबर 2023 तक 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा, लेकिन ये आज तक नहीं हुआ। और अब कुछ आर्टिकल्स ये दावा कर रहे हैं कि 2025 तक ये कम्प्लीटली 5G हो जाएगा, और इसके बारे में जानेंगे आगे चलकर कि क्या होगा और कैसे होगा। तीसरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि बीएसएनएल का सबसे सस्ता मोबाइल रिचार्ज प्लान कौन सा है? बीएसएनएल का न्यूनतम वैधता वाला रिचार्ज प्लान जो है वो 36 में 15 दिन का है। ये रिचार्ज प्लान आपको सबसे कम कीमत पर मुफ्त कॉल, डेटा और एसएमएस देगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके और एंड में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं बीएसएनएल कैसे बनी और कब बनी। बीएसएनएल का उदय ब्रिटिश भारत की देन है। 19वीं सदी में भारत में टेलीकॉम नेटवर्क की नींव अंग्रेजों ने ही रखी थी। 1850 में कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता भी कहते थे, और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन स्थापित की गई थी। अगले 4 वर्षों के भीतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश में टेलीग्राफ लाइनें बिछाईं और 1854 में आम जनता के लिए सेवा खोली। एक साल बाद ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम पारित किया। उसके बाद 1947 में भारत की आज़ादी के बाद 1980 के दशक में डाक और तार विभागों को विभाजित कर दिया और टेलीकॉम विभाग की स्थापना की गई। इससे सरकारी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनियों का उदय हुआ, जिसकी परिणति बीएसएनएल की स्थापना के रूप में हुई। उस सदी के अंत में स्थापित बीएसएनएल ने मार्च 2007 में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व तक पहुंचाने के लिए सफलतापूर्वक विकास और विस्तार किया, जबकि एयरटेल का राजस्व 18,420 करोड़ रुपए था। हालांकि अगले 2 वर्षों के भीतर पीएसयू के मुनाफे में 81% की गिरावट आई और इसके राजस्व में 6% की गिरावट आई। तब से बीएसएनएल साल दर साल खराब होता रहा है। 31 मार्च 2022 तक संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान के अनुसार इसका घाटा 57,671 करोड़ रुपए हो गया। बीएसएनएल के निरंतर नीचे की ओर जाने के मुख्य कई कारण हैं। आइए जानते हैं कि क्या कारण है। सबसे पहला कारण है एक टफ कंपटीशन। 2005 में भारतीय एयरटेल के समान 21% बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने के बाद ये सब हुआ। बीएसएनएल ने लगातार 2009 में अपनी ज़मीन खोनी शुरू कर दी और 2022 तक इसकी बाजार हिस्सेदारी मात्र 10% बची। बाकी 90% बाजार पर 3 प्रमुख खिलाड़ियों ने अपने पैर जमाए, जियो, वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल ने। जियो जो है वो पहले रिलायंस से आया था, तो एक अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, जियो रिलायंस के बारे में पूरी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो अगली वीडियो में इसके बारे में आपको पता चल जाए। दूसरा प्रमुख कारण था प्राइस वार। जियो ने बेहद सस्ते टैरिफ के साथ टेलीकॉम बाजार में प्रवेश किया, जिससे सभी निजी और सार्वजनिक खिलाड़ियों को अपने टैरिफ कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि बीएसएनएल ने जियो और अन्य खिलाड़ियों द्वारा बाद में की गई वृद्धि के साथ अपने टैरिफ नहीं बढ़ाए, जिसकी वजह से प्रति माह यूज़र द्वारा एक्वायर्ड था उसकी औसत रेवेन्यू 118 से घटकर 53 रुपये हो गई थी। और बात करते हैं और क्या था सबसे मेन रीज़न। ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन जैसे कि निर्णय लेने में देरी और रेड टेप ने पीएसयू को परेशान कर रखा था। इसका नतीजा ये हुआ, जो उसके कंपटीटर्स थे और जिसके साथ वो कंपटीशन कर रही थी, उसको कम्पीट करने में असमर्थ हो गई। यूनियन जो था वो उसका विरोध करने लगा। उपकरणों को जल्दी से अपडेट करने में देरी होने लगी और जो नाकामयाबी हुई ना बार बार हर चीज़ को लेके, वो उस चीज़ पे अनकंट्रोल हो गई, क्योंकि जो इंटरफेस था उसने पूरी अहम भूमिका निभाई। सबसे मेन पॉइंट आता है हाई कॉस्ट एम्प्लॉयज़। कंपनी जब बढ़ती बाजार में कंपटीशन से जूझ रही थी, तो इंटरनल फॉर्म से उसे कर्मचारियों की हाई मेंटेनेंस कॉस्ट से भी जूझना पड़ रहा था। ये लागत कंपनी के एक्सपेंस का लगभग 55% से 60% थी। पिछले 3 वर्षों में केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को हमेशा के लिए बंद होने से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। कम्युनिकेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीएसएनएल के कुल 79,000 कर्मचारियों और एमटीएनएल के 20,000 कर्मचारियों में से 14,000 ने बीआरएस योजना के आवेदन किया है।
सरकार इन सार्वजनिक पहल में कर्मचारी लागत को कम करने के लिए ये योजना लेकर आए हैं जो वर्तमान में उद्योग की तुलना में बहुत अधिक हैं। रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में भी कहा, बीएसएनएल और एमटीएनएल देश के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट हैं और अर्थक्वेक, साइक्लोन और डिफेंस पर्पस के मामले में वे नागरिक की मदद के लिए आगे आते हैं। इसीलिए हमने बीएसएनएल को दोबारा खड़ा करने का निर्णय लिया है। जुलाई 2022 तक केंद्र ने बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए का दूसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य पीएसयू की सेवाओं को उन्नत करना, स्पेक्ट्रम आवंटित करना, इसकी बैलेंस शीट को कम करना और बीएसएनएल को बीएसएनएल के साथ विलय करके इसके फाइबर नेटवर्क को बढ़ाना। लेकिन 7 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के लिए मच अवेटेड तीसरा रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी, जिसकी कीमत 79,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस मंजूरी के साथ बीएसएनएल की ऑथराइज्ड पूंजी 1.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपए हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बीएसएनएल को 4G और 5G स्पेक्ट्रम का एक मूल्यवान एलोकेशन भी प्रोवाइड किया। ये स्पेक्ट्रम बैंड 7,000 मेगाहर्ट्ज की लागत, मतलब इसकी जो लागत थी वो 46,338 करोड़ रुपए थी, जहां दूसरी तरफ 3300 मेगाहर्ट्ज की जो लागत थी वो 26,184 करोड़ रुपए। 26 गीगाहर्ट्ज की जो लागत थी वो 6,564 करोड़ रुपए और 2500 मेगाहर्ट्ज की जो लागत थी वो 9,428 करोड़ रुपए। बीएसएनएल का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 4G हाई स्पीड पहुंचाना था। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस FWA सेवाओं के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश करना और कैपेटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क मतलब CNPN का समर्थन करना, ये वास्तव में बीएसएनएल और हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम था। लेकिन मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अश्विन वैष्णव ने कहा, पहले 2 पैकेज ने बीएसएनएल को बहुत मुश्किल स्थिति से निकालकर स्टडी स्टेट में ला दिया है। अब बीएसएनएल को ऐसी कंपनी बनना चाहिए जो उन जगह पर कनेक्टिविटी लाने में सक्षम हो जहां अन्य कॉमर्शियल कंपनियां नहीं जा पाएंगी, और वो जगह छोटी गांव कस्बे थे, क्योंकि बड़ी कंपनियां सिटी में अपना पकड़ बनाई हैं, क्योंकि उनका प्लान सिर्फ पैसे कमाना था। तो उन्होंने अर्निंग सोर्स वाले लोगों को टारगेट किया ताकि वो पे कर सकें, क्योंकि उन लोगों को ऑफिस वर्क, साइबर या फिर फ्रेंड फैमिली से बात करने के लिए अच्छे डाटा और नेटवर्क की ज़रूरत होती है। लेकिन बीएसएनएल का नेटवर्क उतना अच्छा उस टाइम पर था नहीं, इसीलिए पूरा यूथ जियो, BI, एयरटेल प्राइवेट कंपनीज की तरफ शिफ्ट हो गए। ये देश में 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू की गई एकमात्र फिक्स्ड लाइन टेलीफोन सेवा थी। केवल बीएसएनएल और एमटीएनएल अन्य सरकारी ओनरशिप वाली संस्था को देश में लैंडलाइन फ़ोन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति थी। देश में लगभग 7.5 लाख किलोमीटर फाइबर आधारित टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ ये भारत में चौथा सबसे बड़ा ISP इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर बन गया। ऐसी कुछ सर्विसेज थी जो 2019 में लॉन्च हुई थी, यही जानते हैं। फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया भारत फाइबर IPTV VOD वीडियो ऑन डिमांड, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, EOD ऑडियो ऑन डिमांड, VOD वीडियो विद ऑन डिमांड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं, इंटरनेटिक गेमिंग वर्चुअल प्राइवेट लैन सेवाएं प्रदान करता है। अब बात करते हैं क्या बीएसएनएल 5G हो पाएगा और कब तक। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट से अच्छा खासा फंड रिलीज़ हुआ। इवन जब उस समय बीएसएनएल राज कर रही थी इस इंडस्ट्री में, तब भी अंदर के लोगों ने ही फ्रॉड किए और कंपनी को लॉस तक ले गए, और उसके चलते यूज़र गिरने लगे, क्योंकि जियो और अदर प्राइवेट कंपनी लो रिचार्ज पे अच्छी स्पीड के साथ बेटर सर्विस दे रही थी। जब बीएसएनएल को अपग्रेड होना था तब बीएसएनएल घोटालों में घिरा हुआ था। लेकिन करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग ये भी कह पाना मुश्किल है 5G कब तक होगा। पर हाँ, बीएसएनएल ने पहले जितने भी टॉवर खड़े किए थे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैं जिनको बीएसएनएल आसानी से 5G में कन्वर्ट कर देगा। थॉट यही रहेगा कि फिर से वही सब ना हो। लेकिन इस बार बीएसएनएल की एम्प्लॉय या टीम में एक अलग जोश देखने को मिल रहा है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, आपने बीएसएनएल का सिम लिया या पोर्ट कराया है? कमेंट करके बताओ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि बहुत जल्द जो बीएसएनएल है हमारा वो 5G बन जाएगा, क्योंकि मेनली अगर पॉइंट्स देखे जाएँ तो वो ये है कि अगर एक किसी का यूज़र इंटरफेस अच्छा हो और उसके पास यूज़र्स अच्छे हो जाएं तो कहीं ना कहीं उसको फिर आगे ग्रो होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं ये चाहूँगा कि हाँ, जल्दी से जल्द लोग इस चीज़ में पोर्ट कराएं और आनंद लें अच्छे नेटवर्क का। और आप उससे पहले अपने एरिया में बीएसएनएल के नेटवर्क को ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही सारे डिसीजंस आप लें,
तो आइए जानते हैं बीएसएनएल की कहानी हमें क्या बताती है। कैसे एक समय भारत का प्रमुख टेलीकॉम दिग्गज आज कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, कंपटीशन, ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग और हाई स्टाफ कॉस्ट। हालांकि सरकार द्वारा उठाए गए कदम और पुनः दिए गए पैकेज से उम्मीद है कि बीएसएनएल फिर से उठ खड़ा होगा और उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जहां अन्य कंपनियां नहीं जा सकती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर जाइएगा और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।